मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, पिछले 5 साल में नेट इरिगेटेड एरिया बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जहां नेट इरिगेटेड एरिया 5% से घटा है। मतलब पहले यहाँ जो लैंड, जो जमीन सिंचित थी, वो भी नहरों के रख रखाव में गलती की वजह से या उसकी नाकामी की वजह से नेट इरिगेटेड एरिया बिहार में 5% घटा है। और ये मैंने आंकड़ा अभी 2-4-5 दिनों से निकलवाना शुरू किया है, इसलिए कि जब मैं पैदल चल रहा हूँ चंपारण में, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गांवों में, ऐसे पंचायतों में मैं गया जहां लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ कैनाल है, 20 वर्ष पहले पानी आता था, लेकिन अब वहां पानी नहीं आ रहा है। तो ये दूसरी व्यवस्था जो मैंने आपको बताया, शिक्षा की स्थिति, उसके बाद जो खेती की हालत है, इसी से जुड़ा हुआ जो बात है, भूमिहीनों की संख्या। भूमि सुधार पिछले 30-40 साल में लागू नहीं होने की वजह से भूमिहीनों की संख्या बिहार में इतनी ज्यादा है, जो देश में करीब 57% देश में भूमिहीन जो है वो 38% है। 38% भूमिहीन लोग हैं। बिहार में वो संख्या करीब 58% है। और ये सीधे तौर पर दिखाता है कि यहाँ पर भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ। बड़े संख्या में लोग जिनके पास जमीन मिलना चाहिए था, उनको जमीन नहीं मिली। और ये वो जमीन है जहां भूदान आंदोलन शुरू हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस राज्य से भूदान आंदोलन शुरू हुआ, वहां पर आज देश में सबसे बड़ी संख्या भूमिहीनों की है। मैं पश्चिम चंपारण का आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनको पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया गया और आज तक उनको उस जमीन का अधिकार नहीं दिया गया, उनको जमीन पर कब्जा आज तक नहीं मिला है। मैं पूर्वी चंपारण का आंकड़ा भी जब ये जिला पूरा करूंगा तो आपके साथ साझा करूंगा। तीसरी बात जो उद्योग धंधे की है, पूंजी की है, मैं ये आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। बिहार में हम लोग कहते हैं उद्योग धंधा लगेगा, कैसे लगेगा? जब हम लोग उद्योग धंधों की बात करते हैं तो ज्यादातर बड़े फैक्ट्रियों के बारे में सुनते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, सीडी रेशियो जो है, मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो, जो बैंकों में हम और आप, बिहार की जनता जो पैसा जमा करती है, वो बैंकों की जिम्मेवारी है कि उस पैसे को ऋण के तौर पर लोगों को दे, ताकि बिजनेस करने वाले, उद्योग धंधे करने वाले लोगों को पूंजी मिल सके। देश में ये आंकड़ा है 70%। मतलब बैंकों में 100 रुपए जमा होता है तो 70 रुपया ऋण के तौर पर लोगों के पास वापस आता है। जो देश में अग्रणी राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहां पर ये जो प्रतिशत है वो 90 से ऊपर है। मतलब अगर 100 रुपए जमा हो रहा है तो 90 रुपए ऋण के तौर पर वहां के लोगों को मिल रहा है। बिहार में ये आंकड़ा है 40%। सीडी रेशियो बिहार का है 40%। अब इसका मायने मैं आपको समझाता हूं। लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा। बिहार की गरीब जनता 4 लाख करोड़, पिछले साल 4,12,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों ने बैंकों में जमा किया। और अगर राष्ट्रीय स्तर भी आप उठा लें 70%, तो मतलब 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर उनके रोजी रोजगार करने के लिए मिलना चाहिए था। चाहे आप दुकान चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, छोटा बड़ा जो भी काम करते हैं, 2,80,000 रुपया ऋण के तौर पर एक साल में मिलना चाहिए था। मिला कितना है? 40%। मतलब 1,65,000 करोड़ के आसपास। तो आप समझिए 1,20,000 करोड़ रुपया जो, और ये बजट का पैसा नहीं है, ये हम लोग का पैसा है जो मिलना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि यहाँ उद्योग धंधा नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो सीडी रेशियो था 25%। वो लालू जी के राज की कृपा थी कि मतलब बैंक में 100 रुपए जमा हो रहा है तो 25 रुपए ही लोगों को ऋण के तौर पर मिल रहा है। और दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र में, तेलंगाना में ये रेशियो है 90, 95, 100। मतलब अगर 4 लाख रुपए करोड़ जमा हो रहा है तो 4 लाख करोड़ लोगों को ऋण पे मिल रहा है। तो आप और आपके, हमारे बच्चे, समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई टैक्सी चलाना चाहता है, कोई एक वेंडर बनना चाहता है, कुछ उद्योग धंधा, छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं, अगर आप सीडी रेशियो खाली बिहार का राष्ट्रीय औसत के बराबर कर दिया जाए तो हर साल 2 लाख करोड़ का एडिशनल, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर साल 2 लाख करोड़ रुपया उद्योग धंधे, रोजी रोजगार, व्यापार में एक्स्ट्रा लगने लगेगा। तो आप जरा समझिए
कि आपने शिक्षा का रास्ता बंद कर दिया, आप जब भूमि सुधार आपने लागू नहीं किया और पूंजी लोगों के पास है नहीं या नहीं मिल नहीं रही है, तो आखिर गरीबी दूर होगी कैसे? तो ये समता मूलक के जितने फेक समाजवादी हैं, इन्होंने समता मूलक समाज बनाने के नाम पर पूरे बिहार को अशिक्षित, शिक्षा को खत्म करके सबको अशिक्षित बना दिया, उद्योग धंधों को खत्म करके सबको मजदूर बना दिया, और कृषि और भूमि सुधार में जो परेशानी है उसकी वजह से सब लोग भूमिहीन मजदूर बन गए। तो कैसे विकास होगा आप जरा बताइए। लोग बता रहे हैं पैसा कहां से आएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूं। मनरेगा में बिहार सरकार जो है वो हर साल केंद्र से 10,000 करोड़ रुपया हम लोग की एलिजिबिलिटी है। मतलब बिहार सरकार अगर चाहे तो 10,000 करोड़ रुपया हर साल मनरेगा का पैसा बिहार में आ सकता है और लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल सकता है। पिछले 5 साल में बिहार सरकार का औसत रहा है 38%। मतलब 10,000 करोड़ के मुकाबले सिर्फ 3800 करोड़ रुपया ही हम लोग लेकर आ रहे हैं, 38%। उसमें भी पूर्वी चंपारण में, आपके लिए बता रहा हूं, पूर्वी चंपारण बिहार में मनरेगा के मामले में सबसे नीचे 33%। मतलब अगर 100 रुपया की लोगों को मनरेगा में मजदूरी यहां मिलनी चाहिए थी तो 33 रुपया का ही मजदूरी मिला, और उसमें जो 40% का बंदरबाट है वो तो आपको मालूम है। बार बार आप लोग ये बताते हैं कि मनरेगा में कितनी लूट है। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं कि अगर 100 रुपया मोतिहारी में लोगों को मनरेगा के माध्यम से मिलना चाहिए था, उसके मुकाबले सिर्फ 33 रुपया मिला। वो पैसा हम लोग केंद्र से लेकर ही नहीं आए। तो बिहार जैसे गरीब राज्य से जहां हजारों लोग 200-300 रुपए डेली के रोजगारी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, वहां पर आप 7,000 करोड़ मजदूरी का जो पैसा है वो आप लेकर ही नहीं आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी मतलब अकर्मण्यता है या कितनी बड़ी जड़ता है इस प्रशासन की, ये आपको दिखाता है। मैं आपको एक और आंकड़ा दिए देता हूं समर्थन मूल्य का। देखिए, धान गेहूं गन्ना जो समर्थन मूल्य पर अगर सरकार खरीदे और जिस मूल्य पर बिहार के लोग बेच रहे हैं, इसका आंकड़ा हम लोगों ने निकलवाया तो पता चला कि हर साल, और इस बात को आप ध्यान से समझिए और मैं चाहता हूं कि इसको आप हाईलाइट कीजिए, हर साल बिहार में किसानी करने वाले जो लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोगों को फसलों के सही दाम न मिल पाने से, समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अपना अनाज बेचने की वजह से 25 से 30 हजार करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 25 से 30 हजार करोड़। अगर समर्थन मूल्य पर धान गेहूं गन्ना वगैरह खरीदा जाए तो बिहार के किसानों को 25 से 30 हजार करोड़ हर साल एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगेगा। ये बिहार सरकार की हालत है, और ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है। समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद की गारंटी केंद्र सरकार की योजना है। ये संविधान संगत बात है, संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है। अब ये बिहार में हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि बिहार में मंडी है ही नहीं, कहीं खरीद हो ही नहीं रही। तो जब आप खरीद ही नहीं रहे हैं तो आप केंद्र से वो सहायता ले ही नहीं सकते हैं। नुकसान यहाँ के लोगों का हो रहा है। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। जो लोग ये बता रहे हैं कि भैया बिहार में विकास के लिए संसाधन कहां से आएगा, और चौथा एक और बता दे रहा हूं, शराबबंदी की बात जो मैं अपनी हर मीटिंग में करता हूं। शराबबंदी लागू होने की वजह से, ऐसी शराबबंदी जिसमें शराब की दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू वाला सिस्टम है, उसमें बिहार के लोगों का, बिहार सरकार का 20,000 करोड़ रुपया का साल का नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है। लॉस्ट रेवेन्यू, राजस्व का नुकसान जो हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? इसका एक बड़ा हिस्सा शराब माफिया के तौर पर जो लोग इस धंधे में लग गए उनके पास जा रहा है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, किसानों को 25,000 30,000 करोड़ साल का आप नुकसान इसलिए करा रहे हैं क्योंकि समर्थन मूल्य के लिए आप यहाँ धान गेहूं खरीद नहीं पा रहे हैं। मनरेगा में मजदूरों का 10,000 करोड़ का साल का नुकसान करा रहे हैं क्योंकि आप वहां से पैसा ही नहीं ला पा रहे हैं, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और शराबबंदी लागू करके 20,000 करोड़ का आपने सीधा हर साल का नुकसान कर दिया। और मैं दावा कर रहा हूं, बिहार सरकार का जो मंत्री है, जो सबसे काबिल अफसर है, वो बैठ जाए मेरे सामने इन आंकड़ों को लेकर, मैं उनको बताता हूं कि क्या है ये। बिहार में लालू जी और नीतीश जी ने एक ऐसी भूमिका बना दी है कि बिहार को इससे बेहतर बनाया ही नहीं जा सकता है। और कुछ लोगों ने तो ऐसा मान लिया है कि नीतीश कुमार बहुत पढ़े लिखे हैं तो उन्हीं को सब बात पता है। भाई नीतीश जी जरूर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे का तो कोई मापदंड नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नीतीश कुमार ही है और वही उन्हीं को सब समझदारी है। सैकड़ों ऐसी चीज है जो नीतीश कुमार को आइडिया ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि ये चीज क्या है। आपको एक आपने घटना सुनी होगी, अभी कुछ दिन पहले सेमीकंडक्टर की एक फैक्ट्री जो देश में लग रही है, महाराष्ट्र में लगनी थी, उसको गुजरात में शिफ्ट किया गया। एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की जो लागत है वो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया है। लगाने वाले व्यक्ति कौन है? वेदांता के अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल कहाँ के हैं? बिहार के हैं। उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो अगर आप डाटा आंकड़ा निकालिएगा तो जितने सॉफ्टवेयर में काम करने वाले, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उसमें करीब करीब 20% लड़के बिहार के हैं। तो लगाने वाला आदमी बिहार का, काम करने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग, और बिहार में लगना तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा मीडिया में चर्चा हो रही थी, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग आपस में उलझे हुए थे कि भाई ये महाराष्ट्र में लगना चाहिए, गुजरात में लगना चाहिए, और बिहार में तो आपने कभी इसका चर्चा भी नहीं सुना होगा कि भाई ऐसी भी कोई बात है। तो मैंने इसीलिए कहा, ये लोगों ने मेरे से पूछा कि बिहार में इसकी चर्चा भी क्यों नहीं हुई, तो मैंने कहा इसकी चर्चा इसलिए नहीं हुई कि पूरी कैबिनेट को आप बिहार के बैठा दीजिए, अगर उसमें एक आदमी भी खड़ा हो कि ये बता दे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसको मालूम ही नहीं है सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसकी फैक्ट्री क्या चीज होती है, इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया क्यों लगाया जा रहा है, मालूम ही नहीं है। तो जब आप 60 के दशक की सोच लेकर चलाइएगा तो बिहार वैसा ही दिखेगा जो आज दिख रहा है। देखिए, हम यहाँ सपा से चले हैं और जहां रुके हैं सुगौली, जब हाईवे आपने छोड़ा है और करीब 40 किलोमीटर का जो एरिया है जो सिकरहना नदी के बाढ़ से प्रभावित है, ये लोग आज 30-40 साल पुराने दशा में रह रहे हैं। ना सड़क है, ना पानी है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, लोग कैसे जी रहे हैं। आप जाकर वहां देखिए, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, मैं वहां रात में पहुंचा 10:30-11 बजे, पुलिस प्रशासन और ज्यादातर लोगों ने मुझे बताया कि भैया ये इतना क्षेत्र खतरनाक है, यहाँ तो रुकना ठीक नहीं होगा। मैं वहां रात में रुका, मैं आपको बताऊं करीब 500 से ज्यादा संख्या में ग्रामीण लोग वहां पर मेरे कैंप में आए थे, ये बताने के लिए कि भैया लोग आपको बता रहे होंगे कि यहाँ आने में डर है, कोई डर नहीं है, हम लोग को तो कोई आज तक देखने ही नहीं आया। और ये सारे लोग ज्यादातर सैनी समाज के लोग हैं, वहां यादव समाज के लोग हैं, ये सो कॉल्ड पिछड़ों के भले वाली सरकार, और ये लोग जो वहां भुगत रहे हैं वो किस समाज के लोग हैं? वो तो उसी समाज के लोग हैं जिसको आपने सुधारने का दावा किया है, जिसके लिए बेहतर प्रयास करने का आप दावा कर रहे हैं। ये तो स्थिति है यहाँ पर। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं, मैं 2-3 मिनट उस पर बोलना चाह रहा हूं। जो 2 बड़ी योजना है, नल जल की योजना, पश्चिम चंपारण के मुकाबले पूर्वी चंपारण में नल जल योजना का जो क्रियान्वयन है वो थोड़ा बेहतर दिखा अभी तक जिन प्रखंडों में मैं गया हूं। लेकिन ये वो प्रखंड है जो पूर्वी चंपारण के बेहतर प्रखंड माने जाते हैं, पहाड़पुर, अरेराज, हरसिद्धि, तुर्कौलिया। लोग बता रहे हैं कि अब सुगौली और इसके आगे का जो एरिया है, रक्सौल, अद्दापुर का जो एरिया है, इसमें ज्यादा गरीबी या ज्यादा परेशानी दिखेगी, तो मैं उस पर आगे टिप्पणी करूंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा, पश्चिम चंपारण के मुकाबले नल जल योजना का क्रियान्वयन शायद थोड़ा बेहतर हुआ है। पश्चिम चंपारण में तो 90% से ज्यादा नल जल योजना बिल्कुल ही डिफंक्ट है, ना बना है ना चल रहा है, या बना है तो चल नहीं रहा है। पूर्वी चंपारण में अभी तक जो हम लोगों ने आकलन किया है, संकलन किया है, करीब 60 से 70% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। जो नल जल योजना काम कर रही है वो 20 से 30% हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस प्रखंड की आप बात कर रहे हैं। दूसरी एक और योजना जिसमें पूर्वी चंपारण में पश्चिम चंपारण के मुकाबले थोड़ी स्थिति बेहतर दिखी, वो है स्वच्छ भारत की। पश्चिम चंपारण में करीब 100% गांव में ODF फेक है, क्योंकि वहां पर मैं पैदल चला हूं। हर गांव के बाहर खुले में शौच सच्चाई है। पूर्वी चंपारण में भी ये देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ी स्थिति यहाँ बेहतर मुझे दिखी। पश्चिम चंपारण में तो एक तरह से उद्योग ही चल गया था, जैसा लोगों ने बताया कि आप 2000 से 6000 रुपया दीजिए और 12000 रुपया शौचालय का अपने घर लेकर चले आइए। शौचालय ना आपको बनाने की जरूरत है, ना उसको यूज करने की बात है। पूर्वी चंपारण में भी लोगों ने बताया है कि शौचालयों को बनाने में जो धनराशि केंद्र सरकार से मुहैया कराई गई 12000 रुपये, उसमें बड़े पैमाने पर चोरी या भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन कुछ शौचालय यहाँ जरूर बने हैं, ये बात दिख रही है जमीन पर।
तीसरी बात, बिजली। बिजली पश्चिम चंपारण में भी हर गांव हर जगह पे पहुंची दिखी। पूर्वी चंपारण में भी जहां तक हम लोग अभी गए हैं बिजली हर जगह दिखी है। लेकिन उसके साथ जो एक बड़ी विकराल समस्या नीचे समझ में आ रही है वो है गलत बिजली बिल का आना। वो पश्चिम चंपारण में भी करीब करीब हर गांव में लोगों ने बताया कि हमारा बिल गलत आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है। पूर्वी चंपारण में भी कमोवेश वही स्थिति लोगों ने बताई है कि बिजली का जो बिल है वो 5,000 से 70,000 रुपए तक बिल वाले लोग मिले हैं। और हर व्यक्ति का दावा है कि भैया ये गलत बिल है। लोगों का एक बार गलत बिल आ जाता है तो कोई सुनवाई नहीं है, उनको लोक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या जो मशीनरी है उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। पश्चिम चंपारण में मुझे ऐसे भी घर मिले जहां पर हर गांव में 30, 40, 50 घरों का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन पर फौजदारी के केस किए गए हैं, जिन्होंने गांव परिवार छोड़कर वो लोग भाग गए हैं। लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर जो स्थिति है अभी तक मुझे कोई बहुत बड़ी उसमें शिकायत नहीं मिली है। इसके अलावा 3 बात जो हर जगह सुनने को मिल रही है, जो सबसे ज्यादा शब्द सुनने को मिलता है, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। सरकारी योजनाओं में बिना पीसी दिए हुए काम नहीं होना, करीब करीब ये इसको एक तरह से ध्रुव सत्य लोगों ने मान लिया है। और अफसरशाही का आलम ये है कि ज्यादातर लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो पंचायती राज से जुड़े हुए या उसके ऊपर एमएलसी एमएलए लोग हैं या मंत्री हो या नीचे सामान्य जनता हो, हर व्यक्ति एक बात तो जरूर बता रहा है कि साहब अफसरशाही हावी है। ये जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, ये अफसरों द्वारा संचालित जंगल राज है। हम लोगों ने इस राज्य में अपराधियों का जंगल राज देखा था। आज जो प्रशासन है, आज जो व्यवस्था है, ये अफसरों के द्वारा चलाए जाने वाला जंगल राज है, जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो अफसर के मन में आता है वही करता है। सामान्य जनता के लिए तो वही लोग माई बाप है, जो तय करते वो आपको मानना है, नहीं मानिएगा तो वही करेगा जो उसकी इच्छा है। तो 3 शब्द, भ्रष्टाचार, पीसी और अफसरशाही। इसके अलावा सरकार को लेकर उदासीनता, राजनीतिक जो यहाँ परिस्थिति है, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश जी के लिए कम से कम जो मुख्यमंत्री हैं, मैंने जिस तरह के शब्द प्रयोग लोगों के द्वारा सुना, तो मेरे लिए एक तरह से, मैं बार बार कहता हूं कि 14-15 में नीतीश कुमार जी का जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो चंपारण का वो एरिया है जहां महागठबंधन को सफलता नहीं मिली थी। तो लोग उस समय भी नीतीश जी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति ये कहता, जो वोट नहीं देता था वो भी नीतीश जी के लिए किसी तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन आज मैं 60 दिन पैदल चलने के बाद ये आपको कह सकता हूं कि नीतीश जी के लिए और उनकी सरकार के लिए जिस तरह के अपशब्द, जिस तरह के भाषा का प्रयोग सामान्य जनता कर रही है, वो नीतीश जी के लिए और जदयू, खास करके जदयू के साथ राजनीति करने वालों के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में कोई आदर भाव, एक बेसिक सम्मान नहीं है। मैंने मंच से भी कहा है कि मेरा आकलन ये है कि नीतीश कुमार जी, अगर सुरक्षा न हो तो शायद ही कोई पंचायत ऐसा है जिसको कि वो पैदल पार कर सकते हो, सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी एक पंचायत को चुन ले, कम से कम जिन पंचायतों में मैं गया हूं या चंपारण की जिन पंचायतों को मैं देख पा रहा हूं, जहां मेरा अनुभव रहा है, इसमें किसी पंचायत में नीतीश कुमार पैदल नहीं चल सकते हैं। अगर उनके साथ सुरक्षा न हो या अगर सरकारी हमला न हो तो पैदल चल के कोई पंचायत पार नहीं हो सकेंगे। इतना गुस्सा लोगों में नीचे है। अब आप अपने सवाल कर सकते हैं।